Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today we shall discuss about the electric cells and the some terms related to the electric cells. So be with me till the end of the class. Let's start our class of the day. Okay? तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू नोटिस दैट दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ योर सेकेंड यूनिट, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. इससे पहले 4 लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड मैं दे चुका हूँ, और अगर उनमें से आपने कोई मिस किया है तो यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंड और द बेटर एक्सपीरियंस द फिजिक्स. ओके ओके. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल्स. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेल होते क्या हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं. तो सिंपल है, डेफिनेशन ऑलरेडी आपने रीड कर रखी होगी, जूनियर स्टैंडर्ड पे भी रीड की होगी. द डिवाइस which can convert the chemical energy into the electrical energy is called electric cell. तो ये क्या करते हैं, converts chemical energy into the electrical energy. एक ये तो डिवाइस हो गई कि सेल होती क्या है. अब हम इनकी बात करते हैं टाइप्स. इनके कौन कौन से टाइप होते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसका जो पहला फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी सेल्स. अब प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स जैसे हम घर में रेडियो, टॉर्च, रिमोट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक डीवीडी, सीडी प्लेयर, ठीक है, एलईडी रिमोट, इनमें जो यूज़ करते हैं नॉर्मली ये ड्राई सेल्स भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं. तो जैसे कि ये इसका एग्जांपल हो सकता है ड्राई सेल. और इनका मेन जो मेन इशू है वो ये है कि इनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते. दे आर फॉर द यूज एंड थ्रो. यूज़ किया और जब ये फिनिश हो गए, मीन्स डिस्चार्ज हो गए, तो इनको हमें फेंकना पड़ता है, रिचार्जेबल नहीं होते. ये तो है प्राइमरी सेल्स. ओके, तो आप समझ गए ना, जिनको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी सेल्स होते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू नॉट रिचार्ज अगेन. इनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी है. अब सेकेंड की अगर बात करूँ, सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं जिनको हम बैटरी भी बोलते हैं, ये चार्जेबल होते हैं. इनको बार बार चार्ज करते हैं, लाइक आपके इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी, ठीक है, या और किसी चीज़ डिवाइस में यूज होने वाली बैटरी जिसको हम बार बार रिचार्ज करते हो, लाइक द बैटरी इन बिल्ड इन द मोबाइल, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर लेते हैं. तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडरी सेल्स. कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन. ओके, ये तो वो है सेकेंडरी सेल्स. अब इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हमें स्टडी करने हैं, एक मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ. सेल्स में एक्चुअली क्या क्या होता है, एक कंटेनर हमने ले रखा है. इस कंटेनर में 2 कंडक्टिंग रॉड्स यूज़ की हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल बोलेंगे, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है, ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइट का वर्क क्या है, ये इन टर्मिनल्स पे, इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्सेस क्रिएट करता है. तो इनमें से एक टर्मिनल बन जाता है पॉजिटिव और एक बन जाता है नेगेटिव, ठीक है. तो इसको हम नॉर्मली रफ कंडीशन में सेल लिख सकते हैं. ओके, तो अब यहाँ क्या क्या चीज़ है सेल में, क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है. तो अब इसमें जो और टर्म रिलेटेड होंगे वो क्या क्या होंगे उनसे बात करते हैं. सबसे पहले
EMF ऑफ अ सेल, सेल का EMF, जिसका कंप्लीट फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये मत समझ लीजिएगा इट इज अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ कॉज ड्यू टू विच द चार्ज कैरियर इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल मूव फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड। तो जनरली हम यही जानते हैं कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कॉज जो है वो फोर्स ही होता है, तो हमने इसके नेम में फोर्स इन्वॉल्व कर लिया, बट एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। तो ये क्या है? तो हमें पता है कि जब दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लास्ट डिस्कशन से पहले ही जानते हैं इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जब वो अपनी मैक्सिमम स्टेज में होगा हम EMF बोलेंगे। कैसे? इसको अगर हम लिखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द electrodes of a cell when no current drawn from the cell, मतलब जब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा है, मतलब सेल को किसी भी सर्किट में नहीं लगाया गया है, तो इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू E is the symbol of electromotive force, that is EMF हो रहा। और इसको हम बोल सकते हैं सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल किस में है? ओपन सर्किट में है। जब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जाता तो हम बोलते हैं द सेल इज इन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट में है। और ओपन सर्किट की कंडीशन में इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द EMF ऑफ द सेल, इसी को हम बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमोटिव, एक टर्म रिलेटेड टू सेल हो गया। और अगर हम दूसरे टर्म की बात करें जो सेल से रिलेटेड होगा, वो क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल का मीन्स होगा when the cell is connected to an external circuit, that is with an external resistance, the potential difference across the ends of that resistance or the ends of that circuit is called the terminal potential। कैसे? आप अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज करिए ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ ये इससे मैंने दो वायर कनेक्ट किए हैं और इस वायर के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया गया है। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में R लगा, इस कंडीशन में इस R के अगर ये दो सिरे हैं, ये दो एंड्स हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अगेन the potential difference between the electrodes of the cell when a current drawn from द सेल, मतलब जब सेल से कोई करंट फ्लो हो रहा हो, करंट लिया जा रहा हो। फर्स्ट कंडीशन में तो ये है कि जब इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब सेल फ्री रखा है, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे EMF ऑफ द सेल। और चीज़ एक ही है, उसकी दो कंडीशंस हैं। जब वो मैक्सिमम होता है तो हम उसको EMF बोल देते हैं, मीन जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा होता, और जब सेल से करंट लिया जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तब जो होगा द potential difference between the electrodes of the cell when a current is drawn from the cell is called
द टर्मिनल पोटेंशियल। तब हम उसको इफ कॉल्ड, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ना यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा है, तो आप अंडरस्टूड है, जो नेम है, जो हेडिंग है, वही इफ कॉल्ड के बाद में होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इफ कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड द सेकंड वन, द टर्मिनल पोटेंशियल difference, sorry, this is the difference, terminal potential only, the potential difference between the electrodes of a cell when a current is drawn from the cell, that is the cell is in closed circuit, cell is in closed circuit, जब सेल क्लोज सर्किट में हो उस कंडीशन में। और तीसरा जो टर्म है, इसमें हमें कौन कौन से टर्म चाहिए होंगे, ए, V और C टर्म। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के नेम से पहले ही क्लियर है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइट और द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज, अगर हम इस सेल को यहाँ पे देखते हैं तो यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ। वी नो दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल, बट इनसाइड इट हैज द रिवर्स डायरेक्शन। मीन्स जब सेल के अंदर करंट फ्लो होता है तो जैसे ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा, आई। लेकिन जब सेल के बाहर करंट फ्लो होगा किसी एक्सटर्नल पे, जैसे ये यहाँ मैं लिखाऊं, तो सेल के बाहर करंट फ्लो इधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब इफ आर की बात करें तो ये डाउनवर्ड, ये आर रेजिस्टेंस यूज किया गया, ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये आउटवर्ड है। और इनसाइड किधर होगा, इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव पूरा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट या ये इलेक्ट्रोड्स इनसाइड जो करंट फ्लो हो रहा है उसके पाथ में जो अपोजिशन ऑफर्ड करेंगे वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ the position offered by electrolyte of the cell in the flow of current, कहाँ, इनसाइड। इफ कॉल्ड में फिर से नहीं लिखता हूँ, the opposition offered by the electrolyte of the cell in the flow of current inside, flow of current कहाँ, inside the cell is called the internal resistance of the cell। तो इन टॉपिक्स को अगर आप चाहें डेफिनेशन वाइज नोट डाउन करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी कोई नीड नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है। अगर अंडरस्टैंड प्रॉपर हो रहा है तो आप ओन लैंग्वेज में इनको नोट डाउन कर सकते हैं और वो आपके मच बेटर नोट्स होंगे अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज आप ये नोट डाउन कर सकते हैं बाय पॉजिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ अब हम इसको रब करते हैं। जैसे हमने जब रेजिस्टेंस रीड किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हमने ये भी रीड किया था कि वो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है। तो चलिए वो भी, उसकी भी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच internal resistance of a cell depends, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक कंटेनर, एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेल ड्रॉ किया है। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, ओके, और दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, जैसे कि हम एक्सटर्नल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इंटरनल को ऑलवेज स्मॉल आर से डिनोट करते हैं यूजली। सो द फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इट
It depends upon nature of electrolyte. ऑफ सेल, सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। मीन्स ये मटेरियल क्या है जो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स डेवलप कर रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्सेस इन इलेक्ट्रोड पे प्रोवाइड कर रहा है, वो मटेरियल क्या है, उसके नेचर पे ये डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed inside the electrolyte. The area of electrodes inside the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना इमर्ज किया गया है उस उन इलेक्ट्रोड्स उतने का एरिया क्या है। तो वी कैन राइट हियर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये इस पर डिपेंड करता है। और थर्ड वन, इट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन कितना है और किस तरीके से डिपेंड करेगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। इफ R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड D इज द सेपरेशन, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, दिस इज द D पूरा। रीजन ऐसा क्यों है, डिस्टेंस बढ़ने पे ये क्यों बढ़ जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, जितनी दूरी पे ये इलेक्ट्रोड्स होंगे चार्ज कैरियर्स को पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाने के लिए उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी पाथ लंबा होता चला जाएगा, और पाथ लंबा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो एज द सेपरेशन इज लार्जर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और अगर सेपरेशन को हम कम कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना भी सेपरेशन कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा, और सेल से हम उतना ज़्यादा EMF जनरेट कर पाएंगे। तो दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इट डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया बट अंडरस्टूड है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, it is inversely proportional to the area immersed inside the electrolyte. And third one, it depends upon the separation between the electrodes of the cell. जितना सेपरेशन ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, मीन्स करंट उतना कम हो जाएगा, और जितना सेपरेशन कम इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए हमें सेपरेशन कम रखना चाहिए किसी सेल और बैटरी को बनाते समय। ठीक है, तो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हुई। आप चाहें तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स को रिलेट करने की। ये जो सेल्स रिलेटेड टर्म्स हैं ये रिलेट कैसे होंगे, मीन्स द टर्मिनल पोटेंशियल, द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द EMF, इनको हम रिलेट कैसे करेंगे, किस रिलेशन के थ्रू करेंगे, क्या इसका कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई फॉर्मूला होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन E, R एंड I लिख सकते हैं, ठीक है, V लिख सकते हैं, E, R एंड V मीन्स द रिलेशन बिटवीन द EMF, द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, सो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर से। एक डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, स्टैंड करते हैं। सेल का जो सिंबल है एक्चुअली वो ये होता है, ठीक है, और ये पूरा सिंबल है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से शेडेड कर देते हैं,
ये एक्चुअली एक सेल है, ये एक सेल को शो कर रहा है जिसका ईएमएफ क्या है E और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ E और R। अब हमें क्या करना है, अभी ये सेल सिर्फ रखा हुआ है, मीन्स इट इज इन ओपन सर्किट। अब हम क्या करते हैं, इस सेल के टर्मिनल के साथ यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक की लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ। ओके, अब जब ये दो कंडीशन मैं यहाँ पे बताऊंगा, और यहाँ से हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर अक्रॉस द सेल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दो कंडीशन बताता हूँ। पहले मैं कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हम इस की को ऑफ रहने देते हैं तो मीन्स इस आर का कोई कंसर्न है ही नहीं सर्किट से, आर सर्किट में जुड़ेगा ही नहीं अगर ये की डिस्कनेक्ट है, मीन्स ऑफ है। लेकिन सेल में तो टर्मिनल्स है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप समझ गए होंगे, जो लॉन्ग वाली लाइन है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो स्मॉल वाली लाइन है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो मीन्स, और जैसे ही हम वोल्ट मीटर मेजर इसका अक्रॉस जो, तो ये वोल्ट मीटर इस समय जो मेजर करेगा वो एक्चुअली क्या होगा, इसका ईएमएफ होगा, वो ई को मेजर करेगा। मीन्स जब एक्सटर्नल हमने कनेक्ट ही नहीं किया तो यहाँ सेल में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो हमारी वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है। कैसे, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। मतलब ये जो V, जो वोल्ट मीटर V मेजर करेगा वही इसका ईएमएफ होगा। लाइक मैं आपको बताऊं, जब आप कोई प्राइमरी सेल परचेज करते हैं किसी टॉर्च या रिमोट में डालने के लिए, तो उसका ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। लेकिन जब आप उसे किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, और वो 1.5 से थोड़ा सा कम होगा। ओके, कम होगा, ये भी हम वेरीफाई करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं इस सर्किट को देख लेता हूँ। तो पहली कंडीशन में ये तो आप समझ गए होंगे, व्हेन दिस की इज ऑफ द वोल्ट मीटर मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये तो कंडीशन है। लेकिन जब की को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो की को जब हम ऑन करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। केस फर्स्ट, व्हेन की के इज ऑफ, जब ये ऑफ है। ओके, व्हेन के इज ऑफ दैट इज की इज ओपन द ई इक्वल्स टू बी। इस कंडीशन में जो ईएमएफ होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल ही होगा। लेकिन जब हम की को ऑफ करेंगे, ठीक है, केस सेकंड, व्हेन की के इज ऑन, और ऑन का मतलब यहाँ पे क्लोज्ड होगी। जब इस क्लोज्ड होगी तो ऑन होती है, और जब ओपन होती है तो ऑफ होती है। तब क्या होगा, अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। जब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड है तो यहाँ पर एक, आपको पता है सेल के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक करंट फ्लो होता है। अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट चलेगा, नेगेटिव में आके एंटर करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव से आएगा ऐसे, इसमें एक करंट फ्लो होगा I। और अगर वो करंट हमने I सपोज किया है तो I का फॉर्मूला क्या होता है, B/R, और यहाँ एक्चुअली क्या है, V की जगह पे क्या है, E है। तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू the external resistance R is I equals to total EMF E divided by the total resistance। और रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये R है और ये R है, तो सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 फोन, और ये कैपिटल R और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या है, सीरीज में है। तो कैसे यूज होना चाहिए, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो दिस इज द relation between the electric current and the EMF। now ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको हम बोलते हैं करंट इक्वेशन।
अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग. नाउ वी हैव दिस आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू ई. और हमें पता है ये आई आर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस, दैट इज इसके अक्रॉस जो होगा बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर होगा. और ये सेल के साथ में, पूरे सेल के साथ में ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है. 1 मिनट, अंडरस्टैंड प्रॉपरली. दिस internal resistance is in series with the external resistance R, but this whole cell is parallel to the external resistance R. रेजिस्टेंस तो आपस में सीरीज में है, बट ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सेल के पैरेलल में है. क्यों, अगर इसके दो एंड्स हम ये सपोज करें, ठीक है, तो सेल के पॉजिटिव एंड से एक एंड कनेक्ट है और एक नेगेटिव एंड से कनेक्ट है, और ऐसे ये सेल का और पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये आपस में पैरेलल है. तो इट मीन्स पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है. तो सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस भी वही हो गया, मतलब. तो अब ये देखते हैं क्या हुआ है. तो हम यहाँ पे आई आर को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज वी इक्वल्स टू आई आर, तो वी कैन राइट हियर वी प्लस आई आर इक्वल्स टू ई, दैट इज बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट the terminal potential is less than that of the EMF. क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कब मिल रही है, जब EMF में से एक पर्टिकुलर अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. IR को जब EMF से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये टर्मिनल पोटेंशियल मिल रहा है. लेकिन कब, when the cell is in closed circuit. अब ये क्लोज सर्किट में आ गया क्योंकि K को हमने क्लोज कर दिया, मीन्स करंट फ्लो होने लगा एक्सटर्नल में, तो ये कंडीशन हुई. तो ये किस सर्किट के लिए है एक्चुअली रिलेशन, क्लोज सर्किट. अगर हम ओपन सर्किट की बात करते, फॉर ओपन सर्किट जैसा कि ये यहां है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हुई है फॉर, यही लिख देता हूं, ओपन, मतलब इस सिचुएशन में सेल ओपन सर्किट में था जब इससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि ओपन सर्किट में आई इक्वल्स टू 0 होता है एक्सटर्नल पे. मीन्स जब ओपन सर्किट कब हुआ, जब इससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा होगा, मतलब ये जो की है इसको हम ऑफ रखेंगे तो ये सेल फिर डिस्कनेक्ट रहेगी. तो यहाँ आई की वैल्यू 0 होगी, और आई की वैल्यू 0 होगी तो इस इक्वेशन में आई की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो दिस टर्म इज रिमूव. नाउ बी इक्वल्स टू ई, दिस रिलेशन इज फाइंड. ओके, तो ये ओपन सर्किट हो गया. अब एक कंडीशन और बचती है, लेकिन वो कंडीशन क्या होगी, ड्यूरिंग चार्जिंग. अगर हम सेल को चार्ज करते हैं तो क्या होगा, तो इस टर्म में V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर हो जाएगा. जहां निगेटिव था वहां पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. पहले करंट सेल से बाहर की तरफ जा रहा है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द क्लोज सर्किट, और जब सेल चार्ज होगा तो जो सोर्स उसको चार्ज कर रहा है, जिससे भी वो चार्ज किया जा रहा है, फिर चार्जर से किया जा रहा है, तो चार्जर की तरफ से सेल में करंट आएगा, मीन्स करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, मीन्स माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. तो आपको 3 कंडीशंस नोटिस में रख रही हैं. ड्यूरिंग द ओपन सर्किट द EMF इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल. और सेकेंड कंडीशन फॉर द क्लोज सर्किट, जब सेल एक क्लोज सर्किट में हो, मतलब उससे करंट लिया जा रहा हो, द रिलेशन इज दिस B इक्वल्स टू E माइनस आई आर. एंड ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब सेल को हम चार्ज करते हैं तो B इक्वल्स टू E प्लस आई आर. इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल E से ज्यादा होता है, चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं V इज लेस देन E इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एंड हेयर V इज ग्रेटर देन E. तो ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा होता है, क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल EMF से कम होता है, और ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल EMF के इक्वल होता है. ये 3 कंडीशंस हुई. एक शॉर्ट रिलेशन हम इसी इक्वेशन को यूज करके और ड्राइव कर लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ. जैसे कि हमने इस रिलेशन की बात की, तो यहाँ पे अगर हम एक रिलेशन और ड्राइव करें, रिलेशन बिटवीन E R एंड स्मॉल r.
या यहाँ पे आप बी वी लिख सकते हैं, या मैं 4 क्वांटिटीज भी लिख सकता हूँ, ई आर वी एंड आर। सो फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है। फ्रॉम V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, आई आर इक्वल्स टू आई आर को हमने इधर ले लिया है, E माइनस V आई आर, हेयर इफ V टेकन द V एज ए कॉमन देन इट इज E अपॉन B माइनस 1। अब बिकॉज V इक्वल्स टू आई आर हमें ऑलरेडी पता होता है, यहाँ पुट कर दीजिए आई आर इक्वल्स टू आई आर E upon V minus 1. So this I and I is cancelled. Now R is equals to R E upon B minus R. This is the relation between small r and capital R. So we can say this is the relation between the internal and external resistance. Okay. So important relation है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको नोटिस रखिएगा। तो दिस all you can note down by pausing the screen or by playing the video again and again. So that's all for today. Now we will meet in our next class, and in our next class we will discuss about the combination of cells. सेलों को हम कंबाइन कैसे करते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखा इन सीरीज इन पैरेलल, ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है। ऑल्दो in this particular session 2020-21 the part the combination of resistances in series in parallel have been deleted now, okay, but now for forever. So enjoy and goodbye.